नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आज एक अहम मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूं। वह मुद्दा है किसान आंदोलन। लगातार 5-6 दिनों से मीडिया में खबरें तैर रही हैं कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं अपने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर। एक मुद्दा है एमएसपी। तो आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि एमएसपी क्या है और एमएसपी का निर्धारण फसलों के लिए कैसे किया जाता है और भारत में कौन कौन सी फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया है। एमएसपी 3 अक्षरों से मिलकर बना है, जिसको एमएसपी मिनिमम, एस का मतलब हो गया सपोर्ट और पी का मतलब हो गया प्राइस। तो इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो इसको कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह जो आज का एपिसोड है ना केवल किसानों के लिए बल्कि कृषि स्टूडेंट्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी साबित होने वाला है। एमएसपी एक हवा बना दिया गया है। एमएसपी है क्या, एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है, कौन सी फसलें शामिल होती हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इसमें जो है कुल 22 फसलों को शामिल किया गया है एमएसपी में, जिसमें 14 जो फसलें हैं वो खरीफ की सीजन की आप बात करें तो ये जून जुलाई से शुरू होता है। इसमें धान, दलहनी फसलें, मोटे अनाजों की कुछ फसलों को शामिल किया जाता है और 6 फसलें ऐसी हैं जो रबी सीजन से ली गई हैं। तो 14 और 6 20 और 2 ऐसी फसलें शामिल हैं जिनको वाणिज्यिक फसलें कहते हैं, वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत आती हैं। तो 14, 6 20 और 2 22 और गन्ने को अलग से इसमें शामिल किया गया है, वो एफआरपी के अंतर्गत आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको उचित और लाभकारी मूल्य, जिसको एफआरपी कहते हैं उसको उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है। और जो 22 फसलें हैं जिसको हम मैंडेटरी क्रॉप करते हैं, अपशिष्ट फसलें के अंतर्गत लाते हैं। तो कि जो कृषि इसका जो निर्धारण करता है भारत सरकार द्वारा, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग बनाया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसको CACP के नाम से जाना जाता है। CACP को जैसे कृषि लागत की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर कास्ट, CA एग्रीकल्चर कास्ट। उसके बाद CP है जो वह कास्ट, जब हम मान लीजिए सरसों की फसल आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, इसके खाद, बीज, उर्वरक, पेस्टिसाइड, श्रम, कटाई, मड़ाई, सारी चीज़ों को जोड़ करके जब ये पूरा प्रोसेस होकर के या कह लिया जाए हार्वेस्ट होकर के घर में आ जाता है तो उस पर जो कास्ट आती है, उस कास्ट के आधार पर मूल्य तय किया जाता है इस फसल का कितना हो, क्योंकि लागत के अनुसार किसान को लाभ मिलना चाहिए। तो CACP जो है, जिसको हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहते हैं, ये निर्धारित करता है कि किसानों द्वारा उत्पादित की जा रही वह 22 फसलें जो एमएसपी के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती हैं, उनका मूल्य हर वित्तीय वर्ष में क्या होगा, किन न्यूनतम मूल्यों के आधार पर उसकी खरीदारी की जाएगी। इसके लिए सरकार जो है नीतियाँ बनाती हैं और सरकारी क्रय केंद्र भी स्थापित किए जाते हैं और इससे कम मूल्य पर जो आड़ती हैं उनको भी नहीं खरीदना चाहिए। तो CACP जो है एमएसपी निर्धारित करती हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें टोटल 22 फसलें हैं और गन्ने के लिए अलग से एफआरपी जो है तय की जाती है, जिसको उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य भी किया जाता है। तो जो एक कमेटी है, ये कमेटी प्रत्येक साल बैठकें करती है, इनकी अलग अलग स्टडी होती है। उन स्टडी के आधार पर यह तय होता है कि किसी भी एमएसपी के अंतर्गत आने वाली 22 फसलों का लागत मूल्य क्या है, कास्ट क्या है और उस पर उसकी बिक्री कितने में कम से कम में की जाए। मान लीजिए 2275 रुपये में गेहूं का न्यूनतम मूल्य तय किया गया है, उससे नीचे वो गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। उससे ऊपर किसान चाहे आढ़ती को बेचे या सरकारी क्रय केंद्र पर, लेकिन न्यूनतम जो मूल्य होगा वह होगा 2275 रुपये। एक मैंने उदाहरण के तौर पर आपको जानकारी। अब हम आते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण CACP यानी कृषि लागत मूल्य आयोग कैसे करता है। तो इसके लिए जो उत्पादन लागत है, 3 प्रकार की उत्पादन लागत के आधार पर कृषि मूल्य का जो कृषि उत्पाद है, जिस 22 फसलों की बात मैं कर रहा था, उसका निर्धारण होता है एमएसपी का, जिसमें अगर उसको देखा जाए तो 3 जो कैटेगरी है उसमें पहला है A2। अब A2 जो है, इसमें क्या होता है कि उसमें किसान द्वारा जो खाद, बीज, उर्वरक, कीटनाशक या श्रम का या पट्टे पर जमीन ली गई है, ईंधन, सिंचाई, इस पर जितना भी खर्चा किया जाता है उसको शामिल किया जाता है फसल उत्पादन के लिए। दूसरी जो कैटेगरी है उसको कहते हैं FL,
फैमिली जो है लेबर इसमें शामिल होता है। एफएल का मतलब होता है फैमिली लेबर। तो दूसरी कैटेगरी में A2 भी शामिल किया जाता है और एफएल को भी शामिल किया जाता है, यानी परिवार के अवैतनिक श्रम को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्योंकि जो परिवार का सदस्य उस पूरे दिन खेती में लगा रहता है, अगर वो कहीं पर नौकरी करता है, काम करता है, तो निश्चित तौर पर उसको कोई ना कोई पारिश्रमिक मूल्य मिलेगा। तो सरकार का मानना है कि चाहे किसान अपने खेत में करता है या परिवार के सदस्य करते हैं, उसका कोई ना कोई एक पारिश्रमिक बनता है। तो उस परिश्रम को जो वो खर्च तो नहीं करता लेकिन श्रम के रूप में अपने खेती में करता है, खर्च करता है, उसको भी शामिल किया जाता है। तो दूसरा जो आधार है A2 और एफएल को शामिल करके उसके कृषि लागत को निकाला जाता है। तीसरा जो कैटेगरी है उसको कहते हैं C2 कास्ट, जिसको हम करते हैं। इसमें जो है किसान अपनी जो स्वयं की ज़मीन है या अचल संपत्ति है, उस पर जो किराया लगता है, ब्याज भी लगता है। हो सकता है कि मैंने सरसों की फसल के लिए KCC से लोन ले लिया, 4% ब्याज लगा। अब वो ब्याज तो मेरे कृषि लागत पर ही शामिल होगा। तो उन सारी चीज़ों को शामिल करके जो CACP है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वो निर्धारित करता है कि 1 क्विंटल अनाज को पैदा करने के लिए, 1 क्विंटल गेहूं को पैदा करने के लिए, 1 क्विंटल सरसों को पैदा करने के लिए न्यूनतम लागत इस पर कितनी आई। अब न्यूनतम लागत से लगभग 1.5 गुना अगर किसान को ना मिले, 1.5 से 2 गुना लाभ, तो फिर ये माना जाता है किसान घाटे में जा रहा है। सरकार इसी के आधार पर न्यूनतम लागत तय करती है। कैसे लागत करती है, किसी एक राज्य का मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूँ। भारत में किसानों के लिए एक आयोग बनाया गया था। क्योंकि मैं चर्चा कर रहा हूँ MSP की, तो कैसे MSP का जन्म हुआ, MSP को लेकर के ये होहल्ला मचना क्यों शुरू हुआ, उसको मैं बताना चाहता हूँ। MS स्वामीनाथन का नाम सभी लोगों ने सुना होगा और MS स्वामीनाथन को कृषि क्षेत्र में माना जाता है कि कृषि के गॉडफादर थे। MS स्वामीनाथन की एक कमेटी बनाई गई थी जिसे किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 2004 में इसका गठन हुआ। 2006 में MS स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी, जिनको MS स्वामीनाथन का जो पूरा नाम है मनकोम्बी संबाशिवन स्वामीनाथन था, और इसको मनकोम्बू स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है या किसान आयोग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जब सौंपी थी सरकार को, तो उसमें जो है एक सुझाव दिया था कि जो MSP है, उत्पादन की जो भारित औसत लागत है, कम से कम 50% तो अधिक बढ़ाना ही चाहिए, जिसमें उस जमीन का जो किराया है वो शामिल होना चाहिए, यानी C2 प्लस के साथ 50%। अब मान लीजिए कि किसी फसल की जो लागत है वो 1575 रुपये है, तो 1575 रुपये में हमको 50% उसको बढ़ा करके उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना होगा, तभी इसको MSP के तौर पर हम देख सकते हैं। तो MSP का एक उदाहरण बताया, और अब मैं बताऊंगा कि MSP का निर्धारण किसी राज्य में कैसे किया जाता है, उसको ध्यान से। अब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि कैसे C2 प्लस पर के आधार पर MSP तय होता है। मान लीजिए गेहूं का लागत मूल्य, उत्पादन लागत मूल्य जो है C2 है, वह है 1503 रुपये। तो उसका अगर हम 50% बढ़ाते हैं तो वह लगभग 2275 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का मूल्य हो जाएगा। ऐसे में हम अगर उसको हम MSP के तौर पर देखते हैं, 50% ज़्यादा मुनाफे के तौर पर देखते हैं, तो लगभग 772 रुपये प्रति क्विंटल जो अधिक उत्पादन लागत से 51.36% जो रिटर्न मिलता है किसान को, वही MSP है। और बहुत सारा इस पर को लेकर के बवाल चल रहा है। MSP, लेकिन सरकारें जो इसके अलावा काम कर रही हैं, यूरिया खाद की बात कर ली जाए, उस पर अनुदान दे रही है, DAP पर अनुदान दे रही है, बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड आ रहे हैं किसानों जो फसलों की सुरक्षा के लिए लगाते हैं। नेचुरल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात सरकार कर रही है कि कम लागत में सेहत को ध्यान में रखते हुए कैसे किसान कम लागत में या प्रकृति आधारित खेती करे, उसको बढ़ावा देने की बात कर रही है। और नॉलेज ग्रोथ की बात कर रही है किसानों की, क्योंकि किसान के पास जब नॉलेज होगा कि हम जोखिम के दौर में कैसे खुद को निकालें, फसल को कैसे बचाएं, अगर कोई आपदा आती है तो उस आपदा न्यूनीकरण को हम कैसे कम करें, आपदा को कैसे कम करें, साथ ही नॉलेज ग्रोथ के लिए वो
स्टेट डिस्ट्रिक्ट जिले के अंदर कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना कर रही है। बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किए गए हैं, बहुत सारे किसान मेले किए जाते हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण के आयोजित किए जा रहे हैं। और तो और किस बीज जो उन्नतशील बीज है, उन्नतशील बीज से लेकर के कृषि यंत्र, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए, पराली प्रबंधन के लिए पराली प्रबंधन पर ढेर सारे अनुदान योजनाएं चला रही हैं। 40% से लेकर के 80% तक अनुदान है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान का बनिया बन पाए, किसान कैसे एक बनिए के तौर पर काम कर पाए, अपने उत्पाद का मूल्य कैसे तय कर पाए और मूल्य वर्धित उत्पादों को भी तैयार करने पर प्रशिक्षण दे रही है, जिससे किसान अपने जो कृषि के उत्पाद हैं उनको अच्छे मूल्य पर बाजार में बेच पाए। जो हम लोग रोज रोना रोते हैं कि किसान अपना मूल्य तय नहीं कर पाता। अगर टमाटर का टमाटो सॉस बनाता है, टमाटर के पाउडर बनाता है, मशरूम पाउडर बनाता है, बहुत सारे मिलेट्स की बात हो रही, मिलेट्स को प्रोसेस करके वो बनाता है, तो उसको जो है किसान अपनी अपने आप बढ़ा लेगा। जो हम 1.5 गुना की बात कर रहे हैं, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा आय ले सकते हैं। दूसरा, वह किसान जो किसान आंदोलन में शामिल है, हो सकता है उनके खेतों में हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में काम करने वाले मजदूर हैं, लेकिन वह किसान जो मीडियम वर्ग से आता है, जिसको हम छोटे काश्तकार कहते हैं, जिसको हम मध्यम काश्तकारों के श्रेणी में लगते हैं, उन किसानों से पूछिए कि क्या उसके पास फुर्सत है ऐसे किसान आंदोलनों में शामिल होने के लिए। वह अपनी फसल को छोड़कर जाएगा तो निश्चित तौर पर जो कीटों का प्रकोप होगा उससे कौन बचाएगा, फसल की सुरक्षा कौन करेगा, अगर आपदा आती है उससे कौन सुरक्षा करेगा। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने वाला तो वास्तविक किसान कभी भी अपनी फसल को जोखिम में छोड़कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने नहीं जाएगा। वास्तविक किसान सिर्फ अपनी फसल की चिंता करता है और उसी फसल के बीच में रहता है, उसकी देखभाल करता है, उसको पकने के लिए करता है, और जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी मड़ाई करके उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत अगर फसल आती है तो बेचता है, नहीं तो वाजिब बाजार खोजता है और बाजार में बेच देता है। कोई भी किसान, आत्महत्याओं की बात करें तो 2005 के बाद लगातार किसानों की जो आत्महत्याएं हैं, जब स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी तो उसमें बहुत सारी चीजें अमल में लाई गई और किसानों की आत्महत्याओं में कमी आई है। अगर हम 2014 के बाद के आंकड़ों के देखें तो कहीं भी मीडिया में या किसी आसपास के किसानों के मरने की खबरें, आत्महत्या की खबरें नहीं आ रही हैं। उसका महज यही कारण है कि बैंकों द्वारा जो किसान MS स्वामीनाथन ने एक अपने सुझाव दिया था कि 4% पर लोन दिया जाए किसानों को, तो सरकार KCC बनवा रही है, KCC के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वो 4% पर उनको लोन दिया जा रहा है। तो जब किसान को बैंकों द्वारा परेशान भी नहीं किया जा रहा है, किसानों को भले ही बहुत सारे इस तरह के अफवाहें फैलाई जाती हैं कि उद्योगपतियों से बैंक वसूलने नहीं जाता, कोई भी किसान सामने आकर के कहे कि उसको जेल में डाला गया, कोई भी ऐसा पीड़ित किसान हो आकर के कहे कि मुझे बैंक द्वारा KCC से लोन लेने के लिए प्रताड़ित किया गया, तब ये माना जा सकता है कि सरकार की योजनाएं जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं। मैं सरकार का समर्थन नहीं करता हूं, ना मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता हूं। एक किसान कृषि पत्रकार के तौर पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि पिछली सरकारों को और वर्तमान की सरकारों को ध्यान में रखना होगा और हमें अपनी समस्याओं के लिए सरकार के साथ, अगर वास्तव में समस्याएं आ रही तो सरकार के साथ मिल बैठ करके जो किसान नेता जो हैं उनको मिल बैठ करके कुछ सुझाव देने होंगे और वो सुझाव वाजिब होंगे, निश्चित तौर पर क्रियान्वित करने लायक होंगे। तो सरकार भी ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से किसानों के लिए संकल्पबद्ध है, उनकी आय बढ़ाने के लिए। अरबों रुपए सरकार सिर्फ किसानों को एक प्रोत्साहन राशि के रूप में हर 4 महीने पर 2000 रुपए के रूप में दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के रूप में। ये जो फसल देख रहे हैं, इस फसल पर अगर फसल की सुरक्षा को लेकर के फसल बीमा की योजनाएं चलाई जा रही हैं। फसल अगर जोखिम में आ जाता है, आपदा का प्रकोप हो जाता है, तो उस फसल से जो क्षति होती है, किसान को उस क्षति से उबरने के लिए, उस संकट से उबारने के लिए भी सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं। आगे किस तरह की जानकारी चाहते हैं किसान आंदोलन पर लेकर के, उनके 12 मांगों का आज MSP पर हमने चर्चा किया। ऐसे ही 12 मांगे जो हैं उनके एक एक मुद्दे पर मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करता रहूंगा। उन कृषि के छात्रों के लिए, उन किसानों के लिए वीडियो कैसा है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। हो सकता है कि आप हमारी बातों से असहमत भी हों, लेकिन आपके सहमति और असहमति वाले दोनों सुझावों का हमें स्वागत है। आप अगर हमें सुझाव देंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने जो वीडियोज हैं और बेहतर क्वालिटी में ले आ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।